और बच्चे कैसे हैं आप लोग? तो आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 योर वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, तो लेक्चर नंबर 4। ठीक, तो ये वर्क एनर्जी पावर का तुम्हारा लेक्चर नंबर 4 है। अब देखिए, हम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया। अब लास्ट जो तुम्हारा इसमें टॉपिक बचा हुआ है दैट इज योर पावर। तो अब लोग हम अगर पावर की बात करें तो पावर को हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, पावर देखिए, अगर हम पावर की बात करें तो पावर एक्चुअल में क्या है? पावर का मतलब है हाउ मच वर्क टू बी डन बाय अ पर्सन और अ मशीन पर यूनिट टाइम। यानी एक टाइम में, यानी एक यूनिट टाइम में कितना वो काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ पावर। या हम कह सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ मशीन और अ पर्सन इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट सब्सटेंस या दैट मशीन या दैट पर्सन। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। तो क्या है पावर की डेफिनेशन? तो क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय अ मशीन इन पर यूनिट टाइम। और क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, काम करने की रफ्तार, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, पावर क्या है? तो हम लोग बात करते हैं 1 सेकेंड एनालिसिस। क्या बात करेंगे? 1 सेकेंड। यानी पावर क्या है अब हम बात करेंगे। तो पावर का मतलब है वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपने कितना काम किया है, हाउ मच जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज अ पावर। तो इसको हम कहते हैं 1 सेकेंड एनालिसिस। यानी तुम ये पता कर लो 1 सेकेंड में काम कितना हो रहा है, वही तुम्हारी क्या होगी? पावर होगी। सिंपल सी बात है, वो तो होगी। तो पावर क्या हो गई हमारे पास? तो पावर हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। ये बात समझ में आया? चलिए ठीक है। दूसरी चीज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है ये बताओ? ये होती है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। दूसरी बात, यूनिट क्या होती है इसकी? तो SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। और इन शॉर्ट हम क्या लिखते हैं इसको? W। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 वॉट जो होता है, हम कह सकते हैं कि वो 1 जूल क्या होगा? पर सेकेंड। ये तुम्हें ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। जैसे किसी ने तुमसे ये बोला कि कहीं पे लिखा हुआ है 100 वॉट, व्हाट डज इट मीन? इससे तुम क्या समझ रहे हो 100 वॉट? तो देखो, इसको आप ऐसे लिख लेना 100 जूल पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है? अगर वो मशीन है और काम कर रही है तो उसको आप बोलेंगे 100 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। अब अगर कोई मशीन है और वो एनर्जी यूज करके वर्क कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, उस पर 100 वॉट लिखा हुआ है, तो क्या मतलब है? तो उसका मतलब है कि उस बल्ब को अगर आप 1 सेकेंड के लिए जला दें तो वो 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर लेगी? कंज्यूम कर लेगी। यानी क्या कह सकते हैं हम इसको? तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स, समझना, इट मीन्स 100 जूल वर्क, ये एक मशीन के लिए बात कर रहे हैं, वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। और देखो, और फॉर एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फॉर एन इलेक्ट्रिकल मशीन
कंज्यूम 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड। ये मतलब होता है इसका। क्लियर है अब बात? ओके, और समझते हैं। आइए देखिए, तो एक चीज और याद रखना। क्या याद रखेंगे हम लोग? कि 1 HP जो होता है 1 हॉर्स पावर, क्या कहते हैं इसको? 1 हॉर्स पावर इजिकल टू होता है 746 वॉट। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, देखो हमने क्या पढ़ा? देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पावर। तो पावर क्या पढ़ा? वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं? अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, ध्यान रखना। तो पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको कहा जाता है वेलोसिटी। क्या कहते हैं? बोलो इसको। वेलोसिटी। यानी पावर इज इक्वल टू F इंटू वी। यानी एक और फॉर्मूला मिल गया हमें कि फोर्स को अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसका पावर कितना है। एक और बात याद रखना, अगर कभी तुमसे ये बोले कि ये वेलोसिटी है और ये फोर्स है, तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ तुम्हें क्या देगा? ठीक है, इसका अंदर एरिया क्या देगा? तो क्या देगा? पावर। तो क्या याद रखना है? एरिया अंडर, क्या याद रखना है? एरिया अंडर वेलोसिटी, सॉरी, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस फोर्स वेलोसिटी ग्राफ गिव पावर ऑफ द बॉडी, या गिव द पावर, बॉडी तो रहने दीजिए, गिव द पावर। ठीक, तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, यहां तक बात समझ में आया? अच्छा, अब एक छोटी मोटी बातें और कर लेते हैं, क्योंकि वो 10th में भी हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं दूंगा, क्योंकि वो हमें 10th में फिर रिपीट करना है, तो वहां पे हम पूरा क्लियरली पढ़ेंगे। अब देखो, कभी कभी तुमसे ये पूछेगा कि घरों में जो इलेक्ट्रिकल आती है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द वर्क डन बाय योर मशीन। जो तुम्हारी मशीन काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसको पता कर लेते हैं। तो जितना उसने काम किया उतनी एनर्जी उसने यूज की होगी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो समझना, पहले इसको रब कर देता हूं। चलिए इसको भी रब कर लें। ओके, अब समझते हैं जरा बात को। देखिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये कभी कभी आपसे पूछ ले। अगर वैसे 10th में पढ़ेंगे इसे, घबराना मत। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये थोड़ा सा याद रखना आप लोग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये होती है, इट इज इक्विवेलेंट टू द वर्क डन बाय मशीन। जो मशीन तुम्हारा काम कर रही है वो इसके बराबर होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको कैसे निकालें? तो देखिए, वहां पे होती है रेटेड पावर।
रेटेड पावर, उसको अब हम यहां बोलेंगे P। और एक होता है ऑपरेशनल टाइम या ऑपरेटिंग टाइम, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ मशीन। यानी जो मशीन में जैसे पंखा है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक कैटल है, गीजर है, टोस्टर है, रूम हीटर है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग मशीन है, फैन है, हैलोजन है, जितनी भी चीजें आपके पास हैं उनके कभी भी देखिएगा तो उनके ऊपर एक पावर लिखी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं रेटेड पावर। चलिए ठीक, ये बात भी समझ में आ गया। अब आप ये भी पता कर सकते हो कि आपने अपना लैपटॉप कितनी देर तक चलाया, कर सकते हैं कि नहीं। हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमने अपनी मशीन को कितनी देर तक यूज किया, ठीक, ये भी पता कर लेंगे। तो हमने मान लिया कि हमने जो मशीन का ऑपरेटिंग टाइम है वो हमारा कितना है, बोलो T, यानी T टाइम तक हमने उसको क्या किया है, ऑपरेट किया है। अगर हम उसे T टाइम तक ऑपरेट कर रहे हैं तो ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब हुआ तो देयरफॉर पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक, तो बताओ वर्क डन बाई मशीन कितना आ गया, पावर इनटू टाइम। और तुम क्या कह रहे थे, वर्क डन बाई मशीन इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या आ गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E इज इक्वल टू P इंटू टी। बात समझ में आ गई बात, ओके। अभी इसको मैं यही रोकता हूं, अभी कुछ और समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। अब इसमें आगे डिटेल में चलेंगे। तो कॉमर्शियल यूनिट की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको समझते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट, तो आप इसके लिए ध्यान रखिएगा कि SI यूनिट ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो, हीट को छोड़ के, एनर्जी इज जूल। जूल तो है लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये इतनी छोटी होती है कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो मीटर होते हैं, एनर्जी मीटर जो आपने देखे होंगे घरों पे जो लगा होता है, वो एक्चुअल में एनर्जी मीटर होता है। मैं समझाऊंगा वो कैसे होता है एनर्जी मीटर, कैसे पता करोगे वो एनर्जी मीटर है या वॉट मीटर है। तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, लेकिन ये स्मॉल यूनिट होती है जूल, बट नॉट कन्वीनियंट फॉर कॉमर्शियल पर्पस। किसके लिए कन्वीनियंट नहीं है, कॉमर्शियल पर्पस। क्यों कन्वीनियंट नहीं है, समझना। मान लो कि तुमने बोला कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी पावर है 100 वॉट। चलिए साहब ठीक है, अब आपने उसको 10 घंटे तक इस्तेमाल किया। कितने घंटे तक, 10 आवर्स। तो T कितना यूज किया आपने, 10 आवर्स। इसको सेकंड में बदलो तो 10 इंटू 3600 सेकेंड्स, यानी कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.6 10 टू द पावर 4, यस 10 टू द पावर 4 सेकेंड। अब निकालो जरा एनर्जी कितनी आएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। अब जरा लिखो उसको, कितना लिखो, 360000। कितनी डिजिट्स आ रही हैं जरा बताओ। तो हमारे पास डिजिट आ रही हैं इसमें 7 डिजिट्स, सिर्फ एक बल्ब यूज करने के लिए। तो क्या तुम एक घर में अपने एक ही बल्ब यूज करोगे, तो एक बल्ब तो यूज नहीं करते हम लोग, एक बल्ब कहां से यूज कर लें। तो अब क्या करें, तो आपके इंजीनियर्स बहुत परेशान थे इसके लेके शुरू में, ये तो बहुत बड़ी यूनिट्स आने लगेंगी, इतने बड़े बड़े पैनल बनाने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर्किट, तो क्या करें। तो आपके इंजीनियर ने बोला कि एनर्जी ही निकालनी है ना, एनर्जी ही तो निकालनी है, तो एक काम करते हैं, हम इसको किलोवाट में बदल देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 0.1 किलोवाट। ओके गुड। और टाइम को आवर में ही रहने देते हैं, अगर आवर में नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। तो अब बताओ, अब जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, तो आप लिखेंगे 0.1 किलोवाट इंटू 10 आवर। तो क्या लिख दोगे बताओ, 1 किलोवाट आवर।
अब बताओ कितनी यूनिट आ रही है, तो आप बोलेंगे एक डिजिट आ रहा है बस, और यहां पे कितना आ रहा था, 7 डिजिट आ रहा था, तो फायदा हो गया कि नहीं हुआ। इसीलिए कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम क्या यूज नहीं करते, जूल इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, तो कॉमर्शियल यूनिट, यहां लिख देता हूं मैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर, इन शॉर्ट KWH। ठीक है, लिखो इसको। अब बात आता है एक यूनिट क्या होता है। एक यूनिट का मतलब है, 1 यूनिट का मतलब है एक ऐसी मशीन जिसकी रेटेड पावर कितनी हो, 1 किलोवाट, और कितने घंटे तक यूज की हो, 1 घंटा। तो एक यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर होती है। मतलब नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ किलोवाट आवर। यानी मैंने तुमसे बोला कि मैंने 10 किलोवाट आवर खत्म किए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स बोलो, कितना बोलोगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 10। यानी जितने किलोवाट आवर होंगे उतनी ही आपकी यूनिट्स हो जाएंगी। ये बात समझ में आया? ओके, तो 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 यूनिट। अब आपसे ये पूछेगा 1 किलोवाट आवर कितनी जूल के बराबर होगा, तो समझना, तो 1 किलोवाट आवर, तो क्या करें, जूल में दिखाना है, तो पहले तो किलो को किस में बदलो, वॉट में, तो ये किलो और ये क्या हो गया, वॉट, उसको किस में बदलो, 3600 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 36 इंटू 10⁵ वॉट इंटू सेकेंड। और वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल। तो 3.6 10⁶ जूल। तो क्या आ गया, 1 किलोवाट आवर आ गया। यानी हम क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 10⁶ जूल। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी हमें क्या करना है, याद रखना है। बनाओ इसको जल्दी से। लिख लिया, आगे चले। देखिए अब चलिए देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, आपसे पूछेगा फुल फॉर्म ऑफ BOT। देखो BOT जो होता है, जैसे आप लोगों का यूपी गवर्नमेंट है, उसका अपना बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करता है।
अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कितना यूनिट आपको देना है, कस्टमर को कितना देना है, कैसे करना है, किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, तो वो है, तो उसी के बिना पर है ये। तो BOT का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, BOT इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं इसको? बोर्ड ऑफ ट्रेड। यानी फॉर मोस्टली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बिहार का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, ठीक है, तेलंगाना का अलग होगा, जितनी भी स्टेट्स होती हैं सबका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं होती। तो आई होप यू हैव टू डन दिस। चलिए अब आगे बढ़े। आइए देखिए, एक सवाल और करवाता हूं मैं तुम्हें, यहीं पे करवा देता हूं उसे। ठीक है, रब कर दूं? ठीक, देखिए, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, the meter used for measurement of इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, क्या होता है? एनर्जी मीटर। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एनर्जी मीटर, जो हमारे कहाँ लगा हुआ है? घरों पे लगा होता है। अब आप जाइएगा और उस पर देखिएगा, आपका जो मीटर होगा इस तरह से मीटर लगा होता है घरों पे। यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका, ठीक, 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, ब्लिंग हो रही होती है यहाँ पे आपके, ब्लिंगिंग LED होंगी। तो यहाँ पे या यहाँ पे, इन दोनों जगह पर कहीं पर ये लिखा होगा, तो इसी को देख के समझ जाना ये क्या मेजर कर रहा है? यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट कौन सी होती है? एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर कॉमर्शियल पर्पज। क्लियर है अब बात? चलिए अब एक सवाल करते हैं, देखो क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड to the department, to the electric department, to the electric department for which quantity? A, पावर, B, वोल्टेज, C, करंट, D, करंट, और D है हमारे पास एनर्जी। तो आपको ये बताना है किस मतलब किस क्वांटिटी के लिए हमें पैसा पे करना होता है अपने बोर्ड को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिपार्टमेंट नहीं, बोर्ड कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। किस बात का हम पैसा देते हैं? बोलो जल्दी से। तो अभी सब बातें ही कर रहे थे क्या, कि इतना यूनिट एनर्जी, इतना ये वो, तो हम एनर्जी का ही पैसा पे करते हैं।
किसका पैसा पे होता है बताओ? एनर्जी का। सिर्फ एनर्जी का ही हम पैसा करते हैं, हमें पावर से कोई मतलब नहीं, वोल्टेज से कोई मतलब नहीं, करंट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ किससे मतलब है? एनर्जी, कि आप एनर्जी कितना दे रहे हैं। तो एनर्जी देने पर ही हमें क्या होता है? ये चीज़ पे करनी पड़ती है। क्लियर है अब बात? चलिए आगे बढ़े अब। ठीक, अब मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसको आपको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन है, द फोर्स applied on an object is 200 Newton and moving with velocity 2 meter per second. Find power of the object. ठीक, A 250 watt, B 180 watt, C 400 watt, D 250 watt। निकालो जल्दी से। तो इससे आसान तो सवाल मिलेगा नहीं तुम्हें। क्या करना है? तो बोलोगे इसमें क्या करना है? वेलोसिटी दी हुई है, फोर्स दी हुई है, फोर्स दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, पावर पूछ रहा है, तो क्या करोगे? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। इसमें वर्क थोड़ी ढूंढेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बताओ? तो हम क्या बोलेंगे? तो 200 इंटू 2, तो कितना आ गया? 400 न्यूटन। तो व्हाट इज द 400 वॉट। तो कितना आ गया बताओ? 400 वॉट। क्लियर? करो इसको जल्दी से। हो गया? चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलो इसको रब कर लेते हैं पहले। A boy of mass 50 kg move on stairs, each of size is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखिए जरा इसको आप लोग। ठीक, स्टेयर्स ईच ऑफ साइज इज 10 सेंटीमीटर। ही इज मूविंग 19 steps in 48 सेकेंड। 48 सेकेंड, 38 सेकेंड ले लेते हैं। 38 सेकेंड। फाइंड द पावर ऑफ द बॉय। यानी उस बच्चे की हमें क्या बतानी है? पावर बतानी होगी।
तो पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ठीक है देखते हैं पावर कितनी आ रही है। तो पावर इज इक्वल टू 35 watt B, 25 watt C, 198 watt D, none of these। बताइए। करिए जल्दी से। चलो करें। देखिए तो वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, वो स्टेयर्स पे चल रहा है। तो अगर हम बोलें कि अगर वो स्टेयर्स पे ऐसे चल रहा है, दिस इज आवर स्टेयर्स, ऐसे तो जा रहा है, ठीक है। तो हर स्टेयर की साइज कितना है 10, मास कितना है इसका 50, कितने स्टेप जा रहा है इतना। तो वर्क डन निकाल सकते हो। यस, वर्क डन निकालना बहुत आसान है। तो वर्क डन क्या था, mNGH, याद आया, वर्क में पढ़ा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मास कितना है 50, नंबर ऑफ स्टेप्स दिस G10 इंटू 10/100, तो 1 2 1 2, तो कितना आ रहा है 50 इंटू 19। चलो ठीक है। अब क्या करना है 38 सेकेंड में। तो पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। कितना आ जाएगा बताओ। तो हम लिखेंगे इसे 50 इंटू 19 अपॉन 38। ये कट जाएगा 2 टाइम्स और ये कट जाएगा 2 टाइम्स। तो कितना आ रहा है 25 वॉट। तो विच वन इज राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, फिर हम अब लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। वी हैव टू डिस्कस अबाउट योर प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोग बनाइएगा। एनसीईआरटी में आप लोगों का जो है सॉल्ड एग्जाम्पल बहुत अच्छी दी हुई है। इस तरह का एक सॉल्ड एग्जाम्पल आप लोग की एनसीईआरटी में है, शायद उसका आंसर 345 वॉट आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे पूरी तरह से उसका डेटा याद नहीं है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन है वो, इसलिए मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन ये बना के दिखा दिया कैसे आप लोग डील करेंगे। तो इसको करो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर के। बनाइए जल्दी से इसको जरा। चलिए करिए। डन। ओके, वी हैव टू स्टार्ट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का, लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आप लोगों का, ठीक। एनसीईआरटी आप लोग बना लीजिए, अगर आपको डाउट्स आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, करें। चलिए हम क्वेश्चंस लिखना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 17-18 का है। 17-18 क्या है, टू masses of 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energy. The ratio of the magnitudes of their respective linear momenta
मतलब मोमेंटा इज, ए ऑप्शन है आपके पास 1:9, बी ऑप्शन है आपके पास वो 9:1, सी ऑप्शन है 1:3 और डी ऑप्शन है 3:1। चलिए समझते हैं। आइए, तो क्या कह रहे हैं, 2 masses of 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energy। ठीक कह रहे हैं, उनके रेशियो बताइए, उनके मोमेंटम का रेशियो। समझना जरा बात को। तो सॉरी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। होती है कि नहीं? ठीक है, तो वही कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जीज तो बराबर हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 के। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी 1 की बात करें तो क्या लिखेंगे, p1²/2m1। ओके, और काइनेटिक एनर्जी 2 क्या लिखेंगे बोलो, p2²/2m2। अब ये दोनों बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, तो p1/2m1 इज इक्वल टू 2m2। तो ये 2m2 ये कट जाएगा, तो p1/p2 इज इक्वल टू m1/m2। तो बताओ m1 कितना है, 1, और ये कितना है 9, और इसका रूट, तो कितना आंसर आ गया 1:3। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द राइट। बनाइए जल्दी से, करिए। डन, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए और करते हैं इस पे सवाल। नेक्स्ट देखिए क्या है, मैं इधर लिख देता हूं सवाल, यहां सवाल लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये आपका है, ये भी 17-18 का है, वेरी गुड। 2 सवाल आपको वर्क एनर्जी से मिल रहे हैं, एक सिनेरियो तुम्हें पता चल जाएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground, if the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is half way down। G की वैल्यू आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए ऑप्शन है हमारे पास 2000 जूल, बी ऑप्शन है हमारे पास 1000 जूल, सी ऑप्शन है हमारे पास 200 जूल, और डी ऑप्शन है हमारे पास दिस। ये आप चाहें तो डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको ग्राफ का तुम्हें समझाया था कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर हो जाती हैं। क्यों भाई, अगर ग्राफ आपको याद होगा तो धड़ाक से आप आंसर मार सकते हैं। पहले ये निकालो उसकी एनर्जी कितनी है, तो आप ये करेंगे, ये आपका ग्राउंड हो गया, समझना, और ये आपका कितना मीटर बोला है उसने, 5 मीटर। ठीक, कितना मास है 40 kg। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी कितनी है इसके पास बताओ, mgh। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 × 10 × 5, यानी कितना आ रहा है 2000 जूल।
अब उसने क्या बोला है, मिड। तो मैंने तुम्हें जब ग्राफ प्लॉट करा रहा था एनर्जी का, तो याद करो ऐसे और ऐसे, तो मैंने तुमसे बोला था कि यहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो जाती है, बराबर, मैक्सिमम मतलब टोटल का, और कहाँ होती थी, h/2 पर। तो टोटल है तो बताओ उसकी कितनी आएगी, 100, सॉरी 1000। तो ये आ गया आंसर, खत्म खत्म। अच्छा, अगर आप बोलें कि नहीं सर ऐसे कैसे कर लें हम लोग, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बताओ जब मिडवे में पहुंचेगा, तो ये मिडवे हो गया, कितना ऊपर रह गया अभी, तो रह गया 2.5 मीटर रह गया। तो मास में तो चेंज आएगा नहीं, तो कितना हो गया, यही रहा। अब निकालो यहां पे एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल। तो आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है, 40 इंटू 10 इंटू 20.5, तो कितना आ जाएगा, 40 इंटू दिस, तो कितना आ गया, 1000 आ गया कि नहीं, आ गया ना 1000 जूल। यानी यहाँ पे एनर्जी कितनी है, सिर्फ 1000 जूल, और यहाँ पे कितनी थी बताओ, 2000 जूल। तो वेयर इज द 1000, तो काइनेटिक एनर्जी ने गेन कर लिया, जितना लॉस उतना दूसरा फॉर्म एनर्जी गेन करता है। तो यहाँ से यहाँ तक उसे लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है उसे 1000 जूल का। तो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी कितना करेगा, 1000, इसीलिए आंसर भी कितना आ रहा है, 1000। समझ गए, चलिए बनाओ उसको जल्दी से, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन ये है आपका 16-17 का। देखिए क्या कह रहे हैं, विच among the following, which among the following bodies is more energetic, is more energetic? A, mass m and speed 2v, b, mass m and speed v, c, mass 2m and speed v, डी ऑप्शन है हमारे पास, मास 3m and speed v/2। तो आपसे कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताइए। क्या बताइए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए कैसे करना है, हाँ भाई, हाउ वी कैन डू दिस। चलिए, तो इसका तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, 12mv²। तो इसको k मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो देखो 12m 4v², यानी ये आ रहा है 4k, आ रहा है नहीं, 12mv²। ये कितना आ रहा है, तो 1/2 इंटू 2m इंटू v², यानी ये 2k हो गया। अब वही ज्यादा हो पाएगा, है ना, 1/2 इंटू 3m इंटू v²/4, तो ये 3/4k, तो ये तो और छोटा हो गया। तो कौन सा आंसर सही है, तो ये वाला सही हो गया, यानी ये सबसे ज्यादा एनर्जी होल्ड करेगा। ठीक, सही, बनाओ जल्दी से। देखिए नेक्स्ट सवाल, 2 सवाल इससे आते ही हैं, ध्यान रखिएगा। बस एक बार ही हुआ है कि आपके 2 सवाल नहीं आए। देखिए एक में तो 3 सवाल लगातार आ गए। चलिए क्वेश्चन ये है तुम्हारा 16-17 का। ये वैसे मैं डिस्कस कर चुका था, फिर भी एक बार कर लेते हैं। ए रॉड ऑफ मास m and length L is lying on a horizontal table. Work
डन इन मेकिंग इट स्टैंड ऑन वन एंड विल बी। पहला ऑप्शन है mgl, दूसरा ऑप्शन है 1/4 mgl, सी ऑप्शन है 1/2 mgl और डी ऑप्शन है आपके पास 2 mgl। ठीक, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास और तुमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं, आइए। तो इसमें ये कह रहा है कि ये टेबल है, मान लेते हैं दिस इज अवर टेबल। ठीक है, ये टेबल है हमारे पास। तो यहाँ पे एक रॉड पहले ऐसे थी, मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ। ये रॉड ऐसे लाइंग है इस पे। ठीक, दिस इज द रॉड। ठीक, इसकी लेंथ क्या है L। अब ये कह रहा है कि अगर इसका एक एंड उठाना पड़े, यानी अगर मुझे इसको ऐसा करना पड़े, तो हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन, कितना काम करना पड़ेगा ऐसा करने में। तो मैंने तुम्हें बताया था ना L/2 ले लेंगे, वहाँ पे H/2 लिया था, तो कितना आंसर आ जाएगा mgl/2। विच वन इज राइट आंसर? दिस इज योर राइट आंसर, क्योंकि मैंने वहाँ पे तुम्हें डिस्कस भी किया था कि वो क्या हो रहा है। आई होप शायद लेक्चर नंबर 2 में तुम लोगों से ये डिस्कस हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए, बना लीजिए उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आपसे पूछा गया है 15-16 में। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 120 न्यूटन is at a certain height above the ground if the potential energy of object is 480 joule, comma, the height at which the object is with respect to the ground will be। ए ऑप्शन है 0.25 मीटर, बी ऑप्शन है 4 मीटर, सी ऑप्शन है 0.4 मीटर और डी ऑप्शन दिया है आपको 25 मीटर। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, वो हमें नहीं पता। तो हमने मान लिया कि वो बॉल यहाँ पर है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये किसी हाइट h पर है और यहाँ पे जो इसका वेट है, वेट का मतलब एक तरह से ग्रेविटेशनल पुल, वो कितना है 120 न्यूटन। यही है तुम्हारा mg। ठीक, और कह रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 480। तो बस बात खत्म। तो 480 इज इक्वल टू mg इंटू h। तो 480 इज इक्वल टू ये
120 इंटू एच, तो ये कट गया, यानी h इज इक्वल टू 4 मीटर। बी इज द राइट आंसर। बनाओ जल्दी से। अच्छा, इससे आगे वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें क्या है। इसमें कह रहा है 2 गर्ल्स ए एंड बी, इसी में पूछा है, 2015-16 में ही पूछा है, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी में कर लीजिएगा। 2 girls A and B, each of weight 400 Newton, climb up a rope through a height of 10 meter. Girl A takes 25 while itna B takes 50 second to accomplish this task. The comparison of the power spent by the 2 girls. तो इसमें निकाल लेना जो सबसे पहले, देखो mg 4 न्यूटन दिया हुआ है, 400 न्यूटन, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 आ जाएगा, और इससे हम डिवाइड कर लेंगे तो आपकी जो A है उसकी पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कम वक्त में उतना ही काम कर रही है जितना आपका बी कर रहा है, लेकिन बी टाइम ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम आगे। तो ये एनसीईआरटी का है, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये है आपका 14-15 का। तो देखिए क्या पूछा है उसने 14-15 में, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार व्हेन its speed is tripled is increased by the factor A 3, B 9, C 27 और D है आपके पास 4। तो ये तो बहुत बकवास सवाल है, इसमें कुछ ऐसा खास है भी नहीं। क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार व्हेन इट्स स्पीड इज ट्रिपल्ड, यानी मान लो कि पहले उसकी रफ्तार कितनी थी v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। अब कह रहा है कि v डैश जो है वो थ्राइज ऑफ v हो गई है। अब कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी k डैश इज इक्वल टू हाफ m, इस पर तो कोई फर्क नहीं, ये हो जाएगा 9v²। तो 9 इंटू 1/2, ये तो फिक्स है, तो कितने फैक्टर से बढ़ रहा है 9। ठीक, करो। हो गया, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है 12-13 में। 12-13 क्या पूछ रहा है, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, the percentage increase in kinetic energy is 100%, 200%, 300%, 400%। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है तुम्हारे लिए, है क्या बताओ। इससे आसान कोई सवाल होगा ही नहीं। ठीक है, करो जल्दी से इसको। इसके लिए तो आपको शॉर्टकट भी बताया था मैंने। तो क्या कह रहा है, मोमेंटम में इंक्रीज बता रहा है, तो इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमने क्या बोला था, तो हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम के साथ वो क्या होता है, तो अभी हमने यूज भी किया था कुछ देर पहले। तो क्या होता है वो बताओ, तो वो होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तो मैंने क्या, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p²। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि y इज प्रोपोर्शनल टू z, और इसमें अगर x % का चेंज आता है तो इसमें कितने % का चेंज आता है बताओ y में। तो क्या पढ़ा था, 2x ± x²/100, यानी अगर इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस और डिक्रीमेंट हुआ तो माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कितना हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू
कितना है 100 और प्लस 100 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 100 पावर तो 300 आंसर आ रहा है। तो कितना आंसर हो जाएगा बताओ 300। बनाइए इसको जल्दी से। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है, the kinetic energy of a body becomes 4 times its initial value. The new linear momentum A same as initial value, B 4 times of initial value, C twice its initial value, और D है 8 टाइम्स। तो समझते हैं। देखिए तो क्या कह रहे हैं, ये है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर शुरू में था तो क्या था, तो शुरू में हमारे पास क्या रहा होगा काइनेटिक एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं p²/2m। तो अब क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, तो 4 इंटू p²/2m, और यहाँ क्या आ जाएगा p-2/2m। तो ये वैनिश हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट ले लेंगे इस पे, तो 2p = p', तो कितना हो गया, डबल है कहीं पर ट्वाइस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आ गया कि नहीं? तो चलिए आज इसको यहीं रोक लेते हैं, लेक्चर नंबर 4 को। इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आगे डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, तो चलिए इसको बना लीजिए आप लोग। थैंक यू।